हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 सितंबर से हरियाणा डीएलएड की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, मतलब परीक्षा ही स्टार्ट हो रही है वहाँ से एग्जाम। और हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी हरियाणा डीएलएड का क्रैश कोर्स जो है लॉन्च कर रखा है। तो उसी क्रैश कोर्स का ये हमारे शेड्यूल के हिसाब से, लाइव क्लासेस के हिसाब से और आप पूरा टाइम टेबल के हिसाब से हमारा ये लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम दूसरी यूनिट लेकर आए हैं। इसके पहले ऑलरेडी इकाई 1 का वीडियो जो है ऑलरेडी हमने कोर्स में अपलोड कर रखा है, ऐप पर हमारे मौजूद है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं, बाद में बात करेंगे। पर फिलहाल इस वक्त देख लेते हैं प्रथम वर्ष बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास, ये हमारा विषय है, जो कि प्रथम वर्ष के हरियाणा जेबीटी का यानी डीएलएड कोर्स का यह विषय है। तो डीएलएड जेबीटी फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष की जो परीक्षा है उसमें पूरा ब्लूप्रिंट किस प्रकार का होता है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दूसरी इकाई से, और उस इकाई के कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर कैसे लिखने होते हैं, कैसे घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इसी एक वीडियो में। ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है क्रैश कोर्स की। जी हाँ, क्रैश कोर्स क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बताऊं कि जो भी क्रैश कोर्स है हमारा वो हमारे ऐप पर चल रहा है, उस पर कंटेंट अपलोडेड है। ये हमारा जो क्रैश कोर्स होने वाला है ये 25 तारीख से आपको पता ही होगा कि परीक्षा स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको इस क्रैश कोर्स में डीएलएड एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक रैपिड स्टडी करवाई जाएगी। यानी कि इसमें आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी के लिए पर डे की क्लास होती है, पर डे एक वीडियो लेक्चर मिलता है, पर डे एक्सक्लूसिव नोट पीडीएफ मिलता है और डिटेल नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स, ये सारी चीजें पर डे अवेलेबल करवाया जाता है उस कोर्स में। ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने कोर्स परचेस किया हो। इसमें आपको नोट्स, वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी उपलब्ध है, ब्लूप्रिंट भी उपलब्ध है, तो ये सब आप देख पाएंगे। अगर आपको तैयारी करनी हरियाणा डीएलएड की, जिसको कुछ नहीं पता, जिसको भी एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, जीरो से स्टार्ट किया जा सकता है इस कोर्स के लिए, उन छात्रों के लिए जो कभी कॉलेज नहीं गए, पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं की, लेकिन परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं आपके डीएलएड और जेबीटी के एग्जाम को, तो आप एक कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करेंगे, सीधा वहां से जाएंगे, हरियाणा डीएलएड का क्रैश कोर्स लिखा होगा उसको परचेस कर लेंगे, बिना किसी कूपन कोड के। कूपन कोड नहीं डालना है, डायरेक्ट परचेस कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बात करेंगे इकाई 2 की। इकाई 1 का जो है ऑलरेडी क्लास आ चुका है, वो आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स में ऑलरेडी। अगर आप कोर्स परचेस करेंगे तो उसके बाद भी आप उसको देख पाएंगे, है ना। क्लास भले बीत चुकी हो लेकिन उसके बाद भी आप उसको देख सकते हैं, तो अवेलेबल हो जाती है पूरी तरह से। तो इकाई 1 का वीडियो ऑलरेडी ऐप में अपलोड है, जाकर देख पाएंगे, ऐप डाउनलोड कर लेना। अब बात करेंगे यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 जो है, जिसका नाम है शारीरिक क्रियात्मक विकास, इसे फिजिकल मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। शारीरिक क्रियात्मक विकास को हम फिजिकल मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। यानी कि जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होती है, यानी क्रियात्मक, यानी क्रिया करने वाली, बच्चे का भागना, दौड़ना, उठना, बैठना, बोलना, ये सब क्रियात्मक में आता है। उसके शरीर का जो मूवमेंट होता है ना, ये सब क्रियात्मक में आता है, यानी फिजिकल में आता है। और फिजिकल मोटर डेवलपमेंट उसी हिसाब से नाम है। अब इकाई का नाम ही यही है, चैप्टर का नाम ही यही है, तो सवाल भी इसी से संबंधित होंगे, यानी कि क्रियात्मक विकास से संबंधित होंगे या फिर उसके शारीरिक विकास से संबंधित होंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसी को ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे सबसे पहले टॉपिक से। तो जो एज एक्सपेक्टेड की जो यूनिट का नाम है वही हमारा टॉपिक का भी नाम होगा। तो टॉपिक का नाम है क्रियात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर, यानी कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना। मोटर डेवलपमेंट सवाल है, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए भी, है ना, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो मोटर डेवलपमेंट यानी कि क्रियात्मक विकास होता क्या है। अब नाम में ये क्रियात्मक, यानी कि क्रिया के द्वारा, यानी क्रिया करना। क्रिया मतलब वर्ब, वर्ब मतलब यहां पर कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई हरकत, यानी बच्चे की हरकतों का, है ना, बच्चे की हरकतों का विकास कैसे होता है। हम यहाँ अच्छी हरकतों की बात कर रहे हैं और वो अपने शरीर से किए जाने वाले काम की बात कर रहे हैं, जैसे चलना, उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, हाथ पैर हिलाना, इन सब के विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रियात्मक विकास एक्चुअली होता क्या है। तो क्रियात्मक विकास का मतलब यह है कि बालक अपने मतलब अपने शरीर, जो फिजिकल चीजें, मन, इमोशंस, फीलिंग्स, ये नहीं, अपने फिजिकल चीज, यानी कि बालक अपने भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से समायोजन स्थापित करने में सफल होता है। उदाहरण के तौर पर इंसान, अगर आप देखो एक बच्चा है इंसान का, तो हम उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो डेढ़ साल का हो जाए तो वो चलना सीख जाए। होता है ऐसा, पर कुछ बच्चे नहीं चल पाते। इसका कारण यह है कि उसके शरीर की क्रिया ढंग से नहीं हुई, यानी उसका क्रियात्मक विकास नहीं हुआ। तो हमें इस पर ध्यान देना है, ठीक है।
समाज में रहने लायक अगर बच्चे को बनाना है, समाज की तरह बनाना है, तो बच्चे का क्रियात्मक विकास होना जरूरी है। और ये क्रियात्मक विकास होगा कैसे? बच्चे का क्रियात्मक विकास तब होगा जब वो अपने सामाजिक और अपने भौतिक दोनों को वातावरण को मिला लेगा, दोनों को वातावरण को एक सामंजस्य यानी एक बैलेंस बिठा लेगा, तो उसका क्रियात्मक विकास पूरा हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब मोटा मोटी आपको एक आइडिया तो हो गया हम किसकी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्रियात्मक विकास का, क्रियात्मक विकास के कौशल का। अब मैंने कहा शरीर के मूवमेंट को, शरीर के हिलने डुलने को, दौड़ना भागना उठना बैठना, इन सब को हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। पर इन क्रियात्मक विकास में भी किस तरह के कौशल की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर दौड़ना हो तो दौड़ने के लिए किस प्रकार के क्रियात्मक कौशल की जरूरत पड़ेगी? यानी पैरों की मजबूती होना, पैरों की हड्डियों का ठीक होना तभी, और मांसपेशियों का ठीक होना तभी तो दौड़ पाएगा बच्चा, है ना। तो उसी की बात यहां होगी। यानी हम यहां बात करेंगे क्रियात्मक कौशलों की। तो यह सबसे आवश्यक है, बच्चे का क्रियात्मक विकास हो, इसके लिए सबसे आवश्यक चीज क्या होती है कि बच्चे के जितने भी क्रियात्मक कौशल हो उसका विकास हो। फिर से बोल रहा हूं, फिर से रिपीट करके सुनिए एक बार कि बच्चे का क्रियात्मक विकास हो, इसके लिए क्या आवश्यक है कि बच्चे का क्रियात्मक कौशलों का विकास हो, है ना। उसके जो क्रियात्मक कौशल यानी कि उसके फिजिकल जो स्किल्स हैं उसका डेवलपमेंट हो। इसके लिए अब होगा कैसे? तो भाई इसके लिए बच्चे का, बालक के मानसिक विकास के लिए भी क्रियात्मक क्षमताओं एवं क्रियात्मक कौशलों का विकास अत्यंत आवश्यक है। जो बच्चा दौड़ना नहीं जानता, जो बच्चा चलना नहीं जानता, वो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ समाज में घुल मिल नहीं पाएगा, वो उसकी तरह सामाजिकरण उसका नहीं होगा, तो उस बच्चे का मानसिक विकास भी प्रभावित होगा। यानी इस बात को जान लीजिए कि अगर बच्चे का किसी भी एक प्रकार का विकास रुकता है तो इसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। ठीक उसी प्रकार क्रियात्मक कौशल का विकास अगर ढंग से नहीं हुआ तो बच्चे का मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा। ये अब जान लीजिएगा। तो आप इस पर लिख सकते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास क्रियात्मक विकास पर निर्भर करता है। ये एक मोटा मोटी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे का जो विकास है, चाहे वो क्रियात्मक हो चाहे मानसिक, वो शरीर के बाहर भी होता है, शरीर के अंदर भी होता है, ठीक है। तो बच्चे का, बालक सफल तब हो पाते हैं जब उनके भीतर, है ना। देखो खेलों में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, स्पोर्ट्स में सबसे आगे हो जाते हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेते हैं, बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेल लेते हैं, बहुत अच्छा एथलीट बन जाते हैं। कारण क्या है कि जो बच्चा मानसिक रूप से मजबूत होता है ना बहुत, वही शारीरिक रूप से, जो शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा चांसेस है कि मन से भी बड़ा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो वही खेल में वही बालक सफल हो पाते हैं जिनके भीतर क्रियात्मक क्षमताओं और कौशलों का विकास समुचित मात्रा में हो। क्रियात्मक क्षमताओं के कारण ही बालक अपनी भौतिक और सामाजिक वातावरण में सामंजस्य बिठाने में सफल हो पाता है। यानी कि अपने आसपास का जो माहौल है, जो समाज है, उसके साथ घुलने मिलने के लिए बच्चे को दो तरह के विकास की आवश्यकता है, एक क्रियात्मक, दूसरा मानसिक। मानसिक तभी होगा जब क्या होगा? क्रियात्मक विकास होगा। क्लियर? इतना समझ में आ ही गया आपको। यहीं पर इस क्रियात्मक विकास के बारे में हरलॉक जी ने परिभाषा दी है, कुछ कहा है। तो हरलॉक जी के हिसाब से, हरलॉक जी ने 1978 में कहा, उन्होंने बताया कि क्रियात्मक विकास को इस प्रकार परिभाषित किया उन्होंने अपने तरफ से कि स्नायु केंद्र, स्नायु और मांसपेशियों, इन सब का समन्वित क्रियाओं के माध्यम से शारीरिक गतियों पर नियंत्रण विकसित करना ही क्रियात्मक विकास है। यानी हमारे नर्वस सिस्टम, हमारी नर्व्स, हमारी नसें, हमारी मांसपेशियां, ये मिलकर एक बढ़िया से सामंजस्य, आपस में तालमेल बिठा लें, जिसकी वजह से, जैसे दिमाग बोल रहा है कि पैर उठाओ, लेकिन मांसपेशियां ढंग से काम ही नहीं कर रही, पैर उठेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, ठीक है। मांसपेशी एकदम बढ़िया चल रही है, लेकिन नर्वस सिस्टम में खराबी है। यानी कि अंदर से नसें जो है दिमाग तक पहुंचा ही नहीं पा रही है मैसेज की पैर उठाना है, चलना है, दौड़ना है, ठीक है। तो ये होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसे ही क्रियात्मक विकास कहा किसने? हरलॉक जी ने। उनके हिसाब से क्रियात्मक विकास यही है, ठीक है। यहीं पर एक और परिभाषा क्रो एंड क्रो की, क्योंकि विद्वानों की परिभाषा आती ही है। यानी इस विद्वान ने क्रियात्मक विकास के बारे में क्या कहा, या क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रियात्मक विकास की परिभाषा क्या है, ऐसा पूछ देगा, या हरलॉक के हिसाब से क्रियात्मक विकास की परिभाषा क्या है, ऐसा पूछ देगा, ठीक है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार 1961 में, हरलॉक जी के अनुसार 1978 में, और क्रो एंड क्रो के हिसाब से 1961 में क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों में से है जो नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के समायोजन के द्वारा संभव हो पाती हैं। यानी कि जितनी भी हमारी नर्व्स हैं, नस हैं, स्नायु हैं, उनका और मांसपेशियों का आपस में एक सामंजस्य, तालमेल बैठे, एक कोऑर्डिनेशन बैठे, उससे ही क्रियात्मक विकास हो सकता है। ये क्रो एंड क्रो। यानी इतना तो जान लीजिए कि भाई जितने भी विद्वान हैं वो यही कह रहे हैं कि स्नायु, मांसपेशी, इनके सामंजस्य से ही क्रियात्मक विकास होता है। ये आप मोटा मोटी समझ लीजिएगा, ठीक है।
अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है बाल्यावस्था के बालक के क्रियात्मक विकास का वर्णन कीजिए। यानी बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है ना, बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है, बाल्यावस्था शिशु अवस्था के बाद जो बाल्यावस्था आती है, यानी 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था, उसके बाद 12 वर्ष तक उसका क्या चलता है भाई, उसका चलता है अपना बाल्यावस्था। तो उस बाल्यावस्था की बात करेंगे, उस एज की बात करेंगे, उस बाल्यावस्था में कैसा विकास होता है। तो देखिए बाल्यावस्था में बालक का क्रियात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है। बाल्यावस्था में यानी कि चाइल्डहुड में उसका फिजिकल मोटर डेवलपमेंट कैसा होगा, क्या होगा, वो सब बातें यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बालक के द्वारा बाल्यावस्था में जो भी कौशल वो सीखता है, उदाहरण के तौर पर मैंने बचपन में, मैं अपनी बात ही कर लूं या आपकी भी बात कर लीजिए, तो आपने बचपन में अपने, है ना, 2 वर्ष की आयु के बाद और 12 वर्ष की आयु के बीच में आपने दौड़ना, चलना, भागना जो भी एकदम बढ़िया से सीखा है, जितने भी कौशल आपने सीखे हैं ना, चाहे वो बोलने की कौशल हो, लिखने के कौशल हो, जितने भी कौशल आपने सीखे हैं, उन कौशलों का विकास जो है पूरी तरह से उसी समय हो जाता है। यानी अगर कोई 12 साल तक दौड़ना नहीं सीख पाया तो 13वें साल में दौड़ना सीख जाएगा अच्छे से, ये नहीं कह सकते आप। या 12 साल तक आधा अधूरा दौड़ता था, उसके बाद अच्छे से दौड़ने लग गया, नहीं। दौड़ने की क्षमता का पूरा विकास बाल्यावस्था में हो जाएगा। चलने की जो आप कह सकते हो कौशल का विकास, वो बाल्यावस्था में ही हो जाएगा, पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितने भी हम कौशल बाल्यावस्था में सीखते हैं, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, बोलना, लिखना, पढ़ना, जितने भी कौशल हम सीखते हैं बाल्यावस्था में, उन कौशलों का विकास जो है बाल्यावस्था में ही हो जाता है, जान लीजिएगा, ठीक है। तो बाल्यावस्था में बालक अपेक्षाकृत अधिक साहसी होते हैं, है ना, उनके अंदर थोड़ा डर वगैरह कम रहता है किसी चीज को लेकर, क्यूरियोसिटी को लेकर, है ना। जैसे छोटे बच्चों को आप देखोगे तो कई बच्चे तो ऐसे वो आग को ऐसा पकड़ने जाते हैं, कई बच्चे मतलब ऐसी चीजें करेंगे जो साधारण इंसान नहीं करेगा, जिसको लगता है कि नहीं यार इससे नुकसान हो सकता है, पर बच्चे करते हैं। खेलने जाएंगे, धूप में दिन भर खेल लेंगे, पेड़ पर चढ़ जाएंगे, मालूम है गिरेंगे, हाथ पैर टूट जाएगा, लेकिन चढ़ जाएंगे, ऐसी बहुत सी चीजें, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि भाई बाल्यावस्था में बच्चे के सभी कौशलों का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। इस अवस्था में बालक जो बहुत ज्यादा साहसी होता है, ठीक है। दूसरी बात करें, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, दूसरी बात, तो उसमें अनावश्यक डर अथवा चोट लगने का भय जैसी भावनाएं नहीं होती बचपन में। मैंने कहा ना, अभी आप और मैं अगर पेड़ पर चढ़ने जाने की बात करें तो आप और मैं कहीं ना कहीं मन में डरेंगे कि अगर हम गिर गए तो हाथ पे टूट गए तो नौकरी कैसे करेंगे, है ना, खाना कौन खिलाएगा, बड़ी बातें रहती है। पर छोटा बच्चा जो होता है बाल्यावस्था में, उसको इस सबसे फर्क ही नहीं पड़ता, ना कमाने की टेंशन और ना ही कौन करके देगा टेंशन, है ना, माता तो रहती ही है। तो कहने का मतलब है अनावश्यक जो भावनाएं, डर जैसी भावनाएं रहती है बच्चे के अंदर, नहीं होती है इस उम्र में, बाल्यावस्था में। इसलिए वो ऐसी चीजें भी कर जाता है जो उसे नहीं करनी चाहिए या जिसमें खतरा है, ऐसा कह सकते हैं। इस अवस्था में बालक जो क्रियात्मक और कौशल सीखता है वह अत्यंत लाभकारी होते हैं, साथ ही सामाजिक संपर्क बनाने में सहायक होते हैं। और एक बात कह दूं कि बड़ा होकर व्यक्ति कैसा रहेगा, युवावस्था में कैसा रहेगा ना, ये मोस्ट ऑफ द चीजें बाल्यावस्था और किशोरावस्था में डिसाइडेड हो जाती हैं, खासकर बाल्यावस्था में, याद रखिएगा। अगर कोई बच्चा बहुत एक्टिव रहेगा, समाज में आगे रहने की कोशिश करेगा, तो ये कब होगा, अगर वो बाल्यावस्था में है तो आगे भी जीवन भर ऐसा ही रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है, अधिकांश मौकों पर ऐसा ही होता है, ठीक है। तीसरी बात इसके बारे में, तो तीसरा कि भाई इस अवस्था में बच्चा जो है स्वयं के अपने कपड़े अपने हाथों से पहनना, अपना खाना, खुद की तैयारी, खुद का होमवर्क करना, इस तरह के जो कौशल होते हैं उसका विकास पूर्ण रूप से हो जाता है ना। इस अवस्था तक स्वयं अपने कपड़े पहनना, वो खाना खाने के कौशलों का विकास पूर्ण हो जाता है। इस समय बालक जो है ना, खाना खाते हुए बात करना, मनपसंद कपड़ों का पहनना उतारना, गेंद, कैरम आदि खेलना, यानी जितने भी स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, क्रिकेट वगैरह, ये सब खेलने में भाई अच्छे से सीख जाता है। 6 वर्ष की अवस्था तक बालक अक्षरों को पहचानना, चित्र द्वारा पढ़ना व सीखना जैसी क्रिया भी सीखने लगता है। उसमें भी वो एक्सपर्ट हो जाता है, दक्ष हो जाता है, एबल हो जाता है ना, ये भी उसको करने आता है, उसकी दक्षता उससे हासिल हो जाती है, ठीक है। कैपेसिटी बोल सकते हैं, एबिलिटी बोल सकते हैं आप, कैपेसिटी नहीं एबिलिटी बोल सकते, कैपेसिटी तो क्षमता जैसा हो गया। तो इसी उम्र में बच्चा ये सारी चीजें कर लेता है। और चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए क्या, कि भाई सामान्यतः 5 अथवा 6 वर्ष की आयु तक, 5 से 6 की उम्र में जब वो आएगा तो पैरों के कौशल भी उसके विकसित हो जाते हैं। यानी पैरों से उछलना, छलांग लगाना, कूदना, दौड़ना अच्छे से, जैसे उछलना, कूदना, रस्सी कूदना, दौड़ में हिस्सा लेना आदि। सीढ़ी चढ़ने के कौशल का विकास भी हो जाता है। 6 साल का बच्चा ट्राईसाइकिल चलाना भी थोड़ा थोड़ा सीख जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है 6 साल का बच्चा कर सकता है, क्योंकि ये उसके पैरों का, हाथ का, शरीर के बाकी अंगों का विकास हो रहा है तेजी से, बढ़िया से, ठीक है। यही है क्रियात्मक कौशल का विकास। क्लियर। अब आते हैं वृद्धि के ऊपर, ठीक है।
तो वृद्धि और विकास में पहले तो अंतर जान लो। वृद्धि और विकास एक नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। वृद्धि का मतलब होता है शरीर के अंगों में बढ़ोतरी होना, परिवर्तन होना। अगर मेरा शरीर बड़ा हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा विकास हो रहा है, क्योंकि भाई शरीर के बढ़ने से और दिमाग के बढ़ने से ज्यादा लेना देना नहीं होता है ना। अगर किसी का शरीर बड़ा है इसका मतलब वो होशियारी होगा, उसको बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आ गई है, परिपक्वता आ गई है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि भाई शरीर के बढ़ने से समझदारी भी बढ़ती है, ऐसा नहीं है। कई लोग की हाइट छोटी रहती है, कम उम्र में ही ज्यादा समझदार हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है, छोटे बच्चे बड़ी समझदारी की बातें करते हैं, कुछ बड़े बड़े इंसान भी बड़े बड़े बेवकूफी की बातें करते हैं उम्र बढ़ने के बाद भी, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं होता, उन्हें मैच्योरिटी परिपक्वता नहीं होती उनके अंदर, ठीक है। तो इसलिए वृद्धि और विकास दो अलग पहलू है, याद रखिएगा। विकास तब होगा जब वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि हो रही है तो विकास हो रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वृद्धि का अर्थ किसे माना जाता है? तो वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास ही माना जाता है। वृद्धि का अर्थ यह है कि हमारे शरीर के अंगों का विकास होना और उन अंगों के विकास करने के बाद उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाना। जैसे उदाहरण के तौर पर छोटे बच्चे के हाथ को आप देखोगे, वो ग्लास पकड़ने के लिए ऐसे दोनों हाथ का इस्तेमाल करके फिर ऐसे पानी पीता है, ठीक है। लेकिन हम बड़े हो गए तो हम ऐसे 2 उंगली से भी पी सकते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों का, उंगलियों का, मांसपेशियों का पूरा विकास हो चुका है, तो हम इतने से ही बड़ा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति के शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप होता क्या है? उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित हो जाता है। इस प्रभाव से परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के विभिन्न अंगों में परिवर्तन आता है। अगर बच्चे के पैरों में, हाथों में परिवर्तन हो जाए, उसकी मांसपेशियां सुदृढ़ हो जाए, तो फिर वो दौड़ना कूदना सीख जाएगा, तो उसके बाहर में परिवर्तन आएगा, बिल्कुल आएगा। अब वो खेलने की ज्यादा इच्छा करेगा, बाहर भागेगा, खूब तेज दौड़ेगा, है ना, कुछ इस प्रकार। तो इस तरह से वृद्धि से अर्थ है शरीर आकार और भार में वृद्धि। वृद्धि का मतलब है शरीर के आकार में, शरीर के भार, वजन में वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियों की वृद्धि भी शामिल है। क्लियर? तो आपको अब समझ में आ गया कि वृद्धि एक्चुअल में है क्या, वृद्धि होती क्या है, ठीक है। अब बात करें वृद्धि के बारे में, तो यहां पर एक परिभाषा विद्वानों की, जिसमें भाई हर्बर्ट सोरेनसन इन्होंने परिभाषा दी है कि शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। यानी कुछ चीज अगर बड़ी हो रही है और भारी हो रही है, यानी उसका शरीर बड़ा हो रहा है और वजन भी बढ़ रहा है ना, भार में वृद्धि हो रही है, तो उसे वृद्धि कहते हैं। तो उन्होंने शॉर्ट टर्म में लिख दिया, हर्बर्ट सोरेनसन ने बता दिया कि किसी चीज का बड़ा और भारी होना ही वृद्धि कहलाता है, ठीक, ये उन्होंने कह दिया। क्लियर है? अब आपको वृद्धि के बारे में जानकारी हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अक्सर पूछ देता है वृद्धि क्या है, वृद्धि किन चीजों पर प्रभावित होती है, किस पर निर्भर करती है, वगैरह वगैरह पूछता है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हर्बर्ट सोरेनसन की हमने पढ़ी परिभाषा। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर एचवी मेरिडियन है ना, एचडी मेरिडिथ की बात भी कर ले। तो वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तन आना है, ठीक है। तो इन्होंने वृद्धि और विकास को क्या बोला कि भाई मानव का आकार, यानी मानव के शरीर का जो साइज है ना, जो शेप है ना, उसमें अगर चेंज आ रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, ऐसा ही बोल रहे हैं, ठीक है। ये पहला प्रमाण हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये पहला प्रमाण था। इन्होंने 5 प्रमाण दिए वैसे तो, ये पहला प्रमाण है कि मानव के आकार में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा? वृद्धि, ठीक है। दूसरा प्रमाण इन्होंने क्या दिया कि संख्या है। 2 कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। आप देखोगे ना, माता के गर्भ में एक कोशिका जाती है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होकर इतना बड़ा शरीर बनता है, फिर और कोशिकाएं बनती, फिर ऐसे कोशिकाएं बनते जाती है ना, तो हमारा शरीर इतना डिवाइड होकर इतना बड़ा सेल बन जाता है। तो ऐसे ये कई सेल से मिलकर बनता है। तीसरा प्रमाण है मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना। भाई जन्म के समय 300 के आसपास हड्डियां होती हैं और बड़े होने पर हमारे पास 206 हड्डियां होती हैं। तो ये कैसे हुआ? परिवर्तन हुआ ना, इसको भी उन्होंने प्रमाण माना वृद्धि होने का। फिर और चौथा प्रमाण क्या माना उन्होंने क्या दिया? चौथा प्रूफ कि हृदय, अतड़ियां और अन्य अंगों के कोणों और स्थिति में परिवर्तन होना। जी हाँ, हृदय में बचपन जो छोटा बच्चा होता है उसका हृदय इतना सा होगा, बड़े आदमी का हृदय बड़ा हो जाएगा, होता है ना, तो परिवर्तन हुआ ना। फिर इन्होंने पांचवा प्रूफ क्या दिया, पांचवा प्रमाण क्या दिया वृद्धि का? सापेक्षिक आकार में परिवर्तन, अर्थात सिर टांगों की अपेक्षा छोटा हो जाता है। जो सिर होता है टांगों की अवस्था में, मतलब इसके में छोटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कई सारे अंग जन्म के समय सर से छोटे होते हैं, पर उम्र बढ़ने के साथ साथ वो सर से बड़े हो जाते हैं, सर उतना ही रह जाता है, ऐसा होता है ना जी। तो ये प्रमाण है, वृद्धि और विकास के 5 प्रमाण हुए। आकार, इस हिसाब से 5 मिले, मतलब पहला आकार, दूसरा संख्या, तीसरा प्रकार, चौथा स्थिति और 5वां सापेक्षिक आकार, है ना।
सापेक्षिक आकार। तो इन 5 प्रमाणों को देखकर कहा जाता है कि इंसान की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये किसने दिया है भाई 5 के हिसाब से? ये एचवी मेरिडिथ ने दिया है, एचवी मेरिडिथ, याद रखिएगा इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 भाई प्रमाण दे रखे ने वृद्धि के। एक अजीब सा, एक मतलब अलग सा टॉपिक जैसा हो गया। ठीक है, अब आते हैं परिपक्वता का शैक्षिक महत्व, यानी कि मैच्योरिटी का इंपॉर्टेंस, मैच्योरिटी का एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, यानी मैच्योरिटी का, परिपक्वता का पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना है। ठीक है, ये सवाल। अब मुझे बताओ, अगर किसी बच्चे को जिसको प्लस माइनस भी नहीं आता हो, उसको अगर त्रिकोणमिति, ज्यामिति ये सब पढ़ाने के लिए 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा में सीधा बिठा दिया जाए, सीख पाएगा? नहीं। यानी जो व्यक्ति परिपक्व नहीं है उसके ऊपर चाहे आप जितनी मेहनत कर लो, उसको आप चाहे जितना समझा लो, सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अभी मैं आपको ये जो भी पढ़ा रहा हूं हिंदी भाषा का इस्तेमाल करके, अगर आपको हिंदी नहीं आती तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लेता, मैं कितनी भी मेहनत कर लेता, सब क्या होता है? व्यर्थ। तो पहले चाहिए परिपक्वता, यानी अपरिपक्व व्यक्ति के ऊपर आप चाहे जो मेहनत कर लो उसका फल मिलने वाला नहीं है, उसका परिणाम मिलने वाला नहीं है। इसलिए परिपक्वता बहुत ही आवश्यक होती है, अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी चीज है। तो सबसे पहला शैक्षिक महत्व परिपक्वता और सीखने माता पिता तथा अध्यापक को यह बात जानने में सहायता प्रदान करती है, मदद करती है कि कब क्या सीखना चाहिए और कब नहीं सीखना चाहिए, ये मदद उससे मिल जाती है। ठीक है, तो परिपक्वता में ये है कि जैसे छोटे बच्चों को हम नहीं सिखा सकते ना, ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखा सकते हम उसे हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ा सकते एक पहली कक्षा में पढ़ने वाले व्यक्ति को, क्योंकि नहीं सीख पाएगा ये सारी चीजें। ठीक है, दूसरा किस पर कब कितनी मेहनत करनी है, कितनी नहीं करनी है, ये समझ में आएगा। मान लो अगर मैं पीएचडी करके हूं, मैंने पीएचडी किया हुआ है और मैं जा रहा हूं नर्सरी में और पीएचडी का वहां ज्ञान बोल रहा हूं, ठीक है, क्या होगा? कोई बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा ना, कोई फायदा ही नहीं है। तो मुझे मेरा ज्ञान कब देना है, किस पर देना है, कितना देना है, कौन सा देना है, ये निर्भर करेगा उसकी परिपक्वता पर, वो कितना मैच्योर है। ठीक है, दूसरा वही जो मैंने आपको बताई, परिपक्वता की भूमिका का ज्ञान ये बताता है कि यदि बच्चे में सीखने की परिपक्वता नहीं है, यानी बच्चा सीखने के लायक मैच्योर नहीं है, बच्चे में सीखने की परिपक्वता नहीं है, तो उसको सीखने के लिए उससे कोई महत्व नहीं तथा उसके लिए किया गया परिश्रम व्यर्थ माना जाएगा। यानी व्यर्थ मेहनत कर रहे हो। जिसको भाई इंग्लिश ही नहीं आती उसको आप पोएम पढ़ा रहे हो बैठ के इंग्लिश की, जिसको हिंदी नहीं आती उसको आप कविता पढ़ा रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है ना, ये सारी चीजें बेकार है, मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। अतः यदि सीखने का प्रयास परिपक्वता से पहले किया जाता है, यानी कोई व्यक्ति मैच्योर होने से पहले आप उसको सिखा रहे हो, तो आपका मेहनत वेस्ट हो जाएगा, तो समय और शक्ति दोनों ही नष्ट होंगे। सीखने की प्रक्रिया तभी शुरू की जानी चाहिए जब बच्चा सीखने के लिए तैयार हो। बिल्कुल सही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लो। सीखने की प्रक्रिया तभी स्टार्ट की जाएगी भाई, ये है ना, जब बच्चा सीखने की स्थिति में हो, सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, परिपक्व हो, मैच्योर हो जाए। ठीक, और क्या? परिपक्वता तथा सीखने का आपसी संबंध है, बहुत घनिष्ठ संबंध है भाई, क्योंकि अगर कोई ज्यादा परिपक्व है, अब देखना क्लास में क्या होता है, टीचर एक जैसा पढ़ाता है, पूरे क्लास में एक ही टीचर एक जैसा पढ़ा रहा है, एक साथ एक समय में पढ़ा रहा है और वही एक टॉपिक पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ बच्चों को एक बार में समझ में आ जाता है, कुछ लोग को एक से ज्यादा बार में समझ में आता है, और कुछ लोग को 10 बार बता दो तब भी समझ में नहीं आता। क्यों? मैच्योरिटी, परिपक्वता, यानी कुछ बच्चे अपनी उम्र में मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, और कुछ नहीं है, इस कारण से उनको समझ में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि सीखने का सीधा सीधा घनिष्ठ संबंध किससे है? परिपक्वता से, है ना, मैच्योरिटी से। यानी सीखने के समय को तय करेगा। मतलब मैं किसी बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहा हूं आधे घंटे में, मतलब एक सवाल को उसको समझ गया क्योंकि वो परिपक्व है, पर किसी बच्चे को 1 घंटा लगेगा, किसी को 2 दिन 3 दिन लग जाएगा, यानी 3-4 बार पढ़ाना पड़ेगा तब सीखेगा। तो ये परिपक्वता जो है वो तय करती है कि सीखने का समय कितना लगेगा, यानी कितने समय में सीख सकते हैं। व्यक्ति तब तक नहीं सोच सकता जब तक वो तैयार ना हो। क्लियर? 5वीं बात जो आपको ध्यान रखनी है, इस प्रकार परिपक्वता उन सीमाओं को निर्धारित करती है जिनके परे अत्यंत अनुकूल शिक्षण विधियों तथा विद्यार्थियों की सशक्त उत्तेजनाओं होने पर भी विकास नहीं हो सकता। यानी आप कितना भी सुविधा ला दीजिए, कितना भी पैसा खर्च कर दीजिए, कितना भी अच्छा टीचर बुला लीजिए, कितना भी बढ़िया सामग्री, पठन सामग्री उपलब्ध करा दीजिए, लेकिन अगर बच्चा सीखना नहीं चाहता है, वो परिपक्व नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है, वो सीख नहीं पाएगा, उसका विकास नहीं होगा। तो इस तरह से परिपक्वता का शैक्षिक महत्व के साथ सीधा सीधा संबंध है। क्लियर? आगे आ जाइए। अब बात करेंगे वृद्धि का अर्थ एवं प्रकृति, यानी वृद्धि क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या है। वृद्धि का अर्थ हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं अर्थ यहां पर सीधे फिर से नहीं बताऊंगा, सीधा प्रकृति पर आ जाते हैं। प्रकृति मतलब नेचर, नेचर का मतलब यहां पर आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, यानी वृद्धि होगी तो क्या होगा, वृद्धि के साथ साथ और क्या चीजें आती है, उसके लक्षण वगैरह ये सब चीजें। ठीक है, तो वृद्धि के अर्थ एवं प्रकृति को निम्नलिखित तथा
चीजें स्पष्ट कर देती हैं। नंबर 1, वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। वृद्धि का मतलब क्या है कि व्यक्ति बड़ा और भारी, यानी उसके आकार में और उसके वजन में परिवर्तन। दूसरा, वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जाता है, यानी वृद्धि को आप नाप सकते हो। मुझे बताओ डेवलपमेंट, यानी कोई व्यक्ति कितना होशियार कैसे नापोगे? उसके दिमाग का साइज देख के कि दिमाग बड़ा है तो ज्यादा होशियार, दिमाग छोटा है तो कम होशियार? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वृद्धि जो है मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक है। वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, न कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। वृद्धि सबकी सामान्य होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 बच्चों को पकड़ लो, तो दोनों बच्चों का विकास जो होगा, दोनों के पहले सर का विकास, फिर धड़ का विकास, है ना, ऐसे ही होगा बिल्कुल। पहले वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, फिर युवावस्था में आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कोई बच्चा डायरेक्ट युवावस्था में आ जाए, नहीं, सबका एक सीक्वेंस है। सारे बच्चे एक जैसे ही बड़े होते हैं, सारे बच्चे बिल्कुल वो 9 महीने के प्रोसेस के बाद ही पैदा होते हैं। पर अगर मैं बात करूं परिपक्वता की, मैं अगर बात करूं मैच्योरिटी की, विकास की, मानसिक विकास की, तो कोई बच्चा 12 साल की उम्र में ही बहुत ज्यादा परिपक्व मैच्योर हो सकता है। कोई बच्चा 18 साल तक जाकर भी इमेच्योर रहता है, समझने की शक्ति नहीं होती उतना ज्यादा, है ना, सीरियस नहीं होते। तो कहने का मतलब है विकास अलग अलग उम्र में अलग अलग हो सकता है, वृद्धि सबका एक समान ही होता है, ठीक है। और क्या, वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है ना। वृद्धि जो होती है वो हमारे फिजिकल चीजों पर डिपेंड करती है, ना कि मेंटल चीजों के ऊपर। नेक्स्ट, वृद्धि निरंतर नहीं होती। वृद्धि जो है कंटिन्यूअस नहीं होती। ऐसा तो नहीं है आप 6 फुट के हुए, फिर अगले साल 7 फुट के, फिर 8 फुट के, फिर 9 फुट के। वृद्धि एक जाकर रुक जाती है ना। दांत एक समय जाकर रुक जाएंगे, पर विकास नहीं। जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में जितना होशियार था, 40 साल की उम्र के बाद उसकी होशियारी नहीं बढ़ेगी, ऐसा है क्या? नहीं। फिर 40 के बाद नहीं बढ़ेगी क्या? नहीं, बढ़ सकती है, 60 तक भी बढ़ेगी, 80 तक भी बढ़ेगी। यानी विकास बढ़ते रहता है, होशियारी बढ़ते रहती है, मानसिक वृद्धि होते रहती है, शारीरिक वृद्धि नहीं होती। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। आप देखना कुछ बच्चे आप देखोगे तो 8-10 साल की उम्र तक हाइट थोड़ी स्लो बढ़ी है, लेकिन वो 10 से लेके वो 12-14 की उम्र में बहुत ज्यादा हाइट बढ़ गई एकदम से। ऐसा होता है ना कई बार बच्चों का, ठीक। हाँ, तो वृद्धि की गति एक समान नहीं होती है, वो अलग अलग होती है, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहता है। वृद्धि एक विशेष समय तक ही होती रहती है, फिर उसमें उसके बाद रुक जाती है, उसमें ठहराव आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वृद्धि की एक सीमा है, ठीक है। हमारे दांत के बढ़ने की एक सीमा है, हमारे हाइट के बढ़ने की एक सीमा है, हमारे हाथ पैरों के बढ़ने का एक सीमा है, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है, इंटरनल होती है वृद्धि। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है, यानी स्त्रियों में जो वृद्धि आपको देखने मिलेगी वो ज्यादा तेजी से, जल्दी से, तीव्र गति से देखने मिलेगी पुरुषों की अपेक्षा में। और क्या, वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। वृद्धि जो होती है वंशानुक्रम, यानी माँ बाप के गुण ही आ जाते हैं, यानी माँ बाप की हाइट लंबी थी तो बच्चे की भी हो जाएगी, ऐसा होता है। और क्या, शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। यानी जब शैशव काल में बच्चा होता है तो बहुत तेजी से शरीर बढ़ता है, लेकिन बाद में स्लो बढ़ने लगता है। और क्या, शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में बहुत गहरा संबंध है। हमारे शरीर का और हमारे मन का, मानसिक वृद्धि का बहुत ज्यादा गहरा संबंध होता है, ठीक है। और क्या, जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है, यानी जब हाइट बढ़ती है तो वजन कम होता है, और जब हाइट नहीं बढ़ती तो वजन ज्यादा बढ़ने लगता है, ऐसे भी कई बार देखने मिलता है, ठीक है। स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। जैसा स्वस्थ होगा, जैसा उनको खाना मिलेगा, वैसे उसकी वृद्धि प्रभावित होगी। जिसको ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, पोषण वाला आहार मिलेगा, उसका हाइट ज्यादा बढ़ेगा, जिसको कम मिलेगा उसका कम बढ़ेगा। ये तो आप जानते ही पहले से ही। शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है, यानी कोई वृद्धि कर रहा है कि नहीं, शरीर का दिख जाएगा आसानी से, हाथ पैर लंबे हो रहे, सर बड़ा हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। पर वो अंदर से, दिमाग से वृद्धि हो रही कि नहीं, पता कैसे चलेगा? नहीं चल पाता, आसानी से नहीं चल पाता। उसके लिए एग्जाम लो, टेस्ट लो, ये सब चीजें, है ना, क्लियर, ठीक। तो ये सारे बहुत चीज जरूरी होती हैं। तो ये सारी चीज जो आपने देखी भाई, ये सब वृद्धि है, ये सब वृद्धि के गुण है। तो ये थे इकाई 2। इकाई 2 बहुत छोटा यूनिट है। इकाई 2 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है और टॉपिक मैंने समझा दिया। इकाई 3 का वीडियो भी इसी तरह आएगा कल, है ना। हर डे एक विषय, एक यूनिट ऐसा आते चल रहा है। उसका एक्सक्लूसिव नोट्स का शॉर्ट नोट, ये सब कुछ आपको कहां मिलेगा? हमारे ऐप में। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, 33% की ऑलमोस्ट छूट चल रही है। जी हाँ, 33% ऑफ चल रहा है कोर्स पर। बहुत कम समय पढ़ाई कर सकते हैं। ये रैपिड स्टडी ही है, मतलब जिसने कुछ नहीं पढ़ा ना, जिसको कुछ नहीं आता ना,
उसके लिए कोर्स है, मतलब जीरो से स्टार्ट कर सकते हो आप, जीरो से स्टार्ट करके आप 90% हासिल कर सकते हो डीएलएड में इस क्रैश कोर्स से, रैपिड स्टडी से। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप की लिंक देखिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और सीधा वहां पर कई सारे कोर्सेज चलते होंगे, वहां पर जाके आपको कोर्स देखने, एक आपका हरियाणा डीएलएड का संपूर्ण कोर्स होगा और एक आपका हरियाणा डीएलएड का क्रैश कोर्स होगा। तो दो में से कोई भी आप खरीद सकते हैं, क्रैश कोर्स भी खरीद सकते हैं, संपूर्ण कोर्स भी खरीद सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, संपूर्ण कोर्स में बहुत डिटेल में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, क्रैश कोर्स में शॉर्ट में दिया हुआ है, थोड़ा कम दिया हुआ है, ये एग्जाम को कम समय पढ़ने के लिए दिया गया है। संपूर्ण कोर्स को भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं बढ़िया से, उससे भी और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरह से चैनल पर जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हरियाणा डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, उन तक जरूर शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना ना भूलें, क्योंकि हरियाणा डीएलएड की रिजल्ट, प्रैक्टिकल, हर एक जानकारी से संबंधित नोटिफिकेशन सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना वीडियो से नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी कोई भी न्यूज। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।